हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलरेस क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक? किसी को याद नहीं है? क्यों नहीं याद है? क्योंकि इससे पहले एग्ज़ाम चल रहा था ना जी, तो सब एग्ज़ाम में एकदम खोए हुए हैं। क्या क्या लिखे आप लोग एग्ज़ाम में? पूरा कॉपी भर दिए थे? देखिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। देख के बताइए आप लोग कि यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि जो युग्मक जल में रहेंगे उनका स्थानांतरण, उनका चेंजिंग जल के अंदर ही होगा। यहाँ तक पढ़े थे ना? याद आ रहा है? देखने के बाद याद आ जाता है ना जी। ऊपर वाला स्लाइड ये ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्लास, पिछले क्लास में हम बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग परागन के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण देखेंगे कि कैसे कैसे परागन के द्वारा युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है जी? परिवर्तित होना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं परागन द्वारा कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी परागन के द्वारा स्थानांतरण होगा युग्मक में, तो उसका एक कंडीशन है कि जो पौधे होंगे वो क्या होना चाहिए? ध्यान रहे तब ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बताए कि अगर परागन के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो पादप में एक कंडीशन होना चाहिए। वह जो पादप होगा जिसमें परागन के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होगा, वो क्या होगा? बीजीय पौधा होगा। बीज रहेगा तभी उसमें परागकण का निर्माण होगा, परागकोश होगा, तब ना। उसके बाद ही ना युग्मक का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? बीजीय पादप में। यानी कि ये कंडीशन है कि अगर युग्मक का स्थानांतरण परागन के द्वारा हो रहा है तो क्या होना चाहिए? पौधा बीजीय पादप होना अनिवार्य है। ठीक है, बीजीय पादपों में परागन देखिएगा, नर युग्मकों के वाहक के रूप में। परागन का मतलब ही क्या होता है? एक माध्यम होता है, एक रास्ता होता है। तो वाहक मतलब क्या होता है? एक माध्यम होता है कि किसी ना किसी तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, वो उसका क्या हो जाएगा? वाहक हो जाएगा। ठीक है, वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कौन करते हैं? बीजीय पादप। तो वही बीज क्या होता है? धीरे धीरे युग्मक के रूप में परिवर्तित होता है और फिर दूसरे जगह पे क्या होता है? स्थानांतरित होता है। ठीक है, देखिए, तथा अंडप में अंड होता है। यानी कि जैसे बीजांड में क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। बीजांड के अंदर ही ना बीज रहता है। उसी तरह से अंडप में क्या रहता है? अंड रहता है। क्या रहता है? अंड रहता है। ठीक है, परागन जो होता है वो कहाँ होता है? पिछले क्लास में भी बताए थे। परागन की क्रिया जब भी होगी तो कहाँ होगी? पराग कोश में होगी। और ये कौन सा पार्ट है? ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है? मेल या फीमेल? फीमेल मतलब मेल। फीमेल मतलब मेल। परागन जो है हमेशा परागकोश में उत्पन्न होता है और यह पुष्प का नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है। किसका? पुष्प का। यही सब तो याद करना है। कहाँ उत्पन्न होगा? परागन जो है परागकोश में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, परागकोश का ही स्फुटन होता है। उसके बाद जो परागन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे परागकण की क्रिया करता है। ठीक है, तथा निषेचन के पहले ही मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाने चाहिए। शायद हम ये चीज भी पिछले क्लास में बता दिए थे कि अगर वो निषेचन के बताए थे ना, अगर हम निषेचन के पहले नर पुष्प के भाग को अगर मादा के पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचाते हैं, कंडीशन क्या है? निषेचन के पहले, अगर निषेचन के पहले पुष्प के वर्तिकाग्र तक नर भाग नहीं पहुंचता है तो क्या होगा? वो उसका जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही निषेचित हो चुका है।
तो निषेचित पुष्प को युग्मकों का कोई जरूरत आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होना चाहिए, निषेचन के पहले मादा के वर्तिकाग्र भाग तक क्या पहुंच जाना चाहिए, परागकण। आया समझ में, क्या बोले, क्या क्या हो गया, एक ही लाइन में देखिएगा, ठीक है। पुष्प का नर भाग जो परागकण होता है वो निषेचन के पहले ही मादा के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना चाहिए। बस इतना याद रखिए, निषेचन के पहले परागकण जो होता है वो वर्तिकाग्र तक क्या निषेचन के पहले ही पहुंच जाना चाहिए। ये आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्या पूछ रहे हैं। हाँ, क्या निषेचन के पहले ही पहुंच जाना चाहिए, अगर वो बाद में पहुंचता है तो वो क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो कंडीशन बस ये याद रखना है कि निषेचन के पहले परागकण जो है वो कहाँ पहुंच जाना चाहिए, वर्तिकाग्र तक, ठीक है। अब नेक्स्ट है निषेचन। ये हम लोग जो लैंगिक, देखिएगा ये हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे वो लैंगिक जनन का पढ़ रहे थे। लैंगिक जनन में ही 3 घटना था ना जी, क्या क्या था, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च की घटनाएं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, निषेचन पूर्व की घटनाएं हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं ना जी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निषेचन, और निषेचन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, निषेचन पश्च की घटनाएं। यानी कि पहले क्या क्या हुआ था ये हम लोग देख लिए, अब मिलने के बाद क्या होगा और फिर वो लास्ट का प्रोसेस देखेंगे। वह प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया यानी कि वह प्रोसेस जो अभी हो रहा है जिसमें भ्रूण कोष अथवा मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद का मतलब भी बताए थे, युग्मक का निर्माण करने वाले। तो जो मादा युग्मक का निर्माण करेंगे उसे मादा युग्मकोद्भिद कहेंगे, और जो नर युग्मक का निर्माण करेंगे उसे नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। दिमाग में सेट कर लेना है अच्छे से। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनस का निर्माण होता है। यानी कि जब सिंगल युग्मक होगा तो वो क्या होगा, अगुणित होगा, और जब 2 युग्मक आपस में मिलेंगे तो n प्लस n ऐड आता है ना, क्या हो जाएगा, n प्लस n 2n हो जाएगा। तो यानी कि ये द्विगुणित हो जाएगा। यानी कि 2 अगुणित कोशिकाएं, 2 अगुणित युग्मक आपस में संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करते हैं। युग्मक और युग्मक मिलकर युग्मनस का निर्माण करता है, हाँ ठीक है। जाइगोट का निर्माण करता है कौन, युग्मक। जब 2 युग्मक आपस में संलयित होते हैं, कौन कौन 2 युग्मक रहेगा, एक नर युग्मक रहेगा और एक मादा युग्मक रहेगा। और जब दोनों संलयित हो जाएंगे, संलयित होने का मतलब जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, युग्मनस का निर्माण हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। और जब वो मिल जाएगा तो उसी प्रक्रिया, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। निषेचन क्या, ऐसे बोलता है, इन लोग सुनाई भी नहीं देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये भी हमको लगता है पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे, बट कोई बात नहीं, देख लीजिए। पार्थेनोगाइनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। बताए थे कि कुछ जीवों में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बिना निषेचन के ही जीव का, नए जीव का उत्पन्न हो जाए, निर्माण हो जाए। बताए थे, याद है, बिना निषेचन का ही नए जीवों का निर्माण क्या कहलाएगा, पार्थेनोगाइनेसिस, अनिषेक जनन। देखिए, कुछ जीवों में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीवों का क्या कर दे, निर्माण कर हेतु विकसित होने लगता है। यानी कि नॉर्मली जो निषेचन होता है उसमें क्या होना चाहिए, नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होना चाहिए। वो संलयित होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा,
पूरा पॉइंट सुनी। जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होगा, संलयित होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। और जब नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक अगर नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए विकसित होने लगते हैं तो वैसे जीव को अनिषेक जनन कहेंगे, यानी कि दोनों में से कोई एक ही युग्मक होगा। ठीक है, इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे बताए थे, मधुमक्खी हो गया, कुछ छिपकली हो गया, यानी कि सारे छिपकली की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, कुछ छिपकलियों की बात की जा रही है। कुछ छिपकली ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन कौन से माध्यम से होती है? अनिषेक जनन होती है, यानी कि दोनों में से कोई एक युग्मक क्या रहेंगे? मौजूद रहेंगे। और टर्की पक्षी, कौन बोला था? आप ही बोले थे ना जी, टर्की तो देश का नाम है। बोले वही थे, इंग्लिश में वही टर्की और तुर्की दोनों सेम ही है ना जी। इंग्लिश में टर्की है और इंग्लिश में हिंदी में तुर्की है, लेकिन ये क्या पक्षी का भी नाम है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका? अनिषेक जनन का। अनिषेक जनन किसमें हो सकता है? और ऐसा नहीं कि बस इतने सारे जीवों में हो, बस ऐसा ध्यान रखना। इसका हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे? अगर कोई एक युग्मक मौजूद हो, दूसरा ना हो, हाँ, तो क्या हो जाएगा? अनिषेक जनन हो जाएगा। अर्थात अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भी अनिषेक जनन कहते हैं। अंड किस में होगा? मादा युग्मक में होगा। अभी ऊपर वाला पॉइंट भी सेम है कि नर युग्मक नहीं रहेगा। मादा युग्मक अकेले ही अगर नए जीव उत्पन्न करने के लिए विकसित होने लगे तो वो अनिषेक जनन कहलाएंगे। तो वही बात ना सेम हुआ जी कि अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया। अंड मतलब ही क्या होगा? मादा युग्मक। मादा युग्मक में ही ना अंड का निर्माण होता है, तो अंड से भी भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अनिषेक जनन कहेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, जीवों में निषेचन के दो प्रकार होते हैं। एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक बाह्य रूप से होता है और एक आंतरिक रूप से होता है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? आंतरिक पता है। बाह्य जो बाहर होगा, जो अंदर होगा। बाह्य का मतलब ही क्या होता है? बाहर होता है। और अंतः का मतलब अंदर होता है। वही जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है ना किसी के माध्यम से, उसी को बाह्य निषेचन कहेंगे। अंदर का तो नॉर्मली जान ही रहे हैं। देखिए बताते हैं। बाह्य निषेचन, ठीक है, अधिकांश जलीय जीवों में, ठीक है, जैसे शैवाल हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया, मतलब जल में रहने वाले कोई भी जीव होगा, ठीक है, वो अपना क्या किए? शुक्राणु को जैसे मान लीजिए कि छोड़ दिए पानी में, ठीक है, और मादा भाग का अंडाणु भी पानी में वैसे ही छूटा हुआ है। पानी में वो तैरकर एक दूसरे से संलयित हो सकता है, तो वो उसके शरीर के बाहर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? शरीर के बाहर हो रहा है। तो वैसी ही प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे, ठीक है। तो शैवाल हो गया, मछली, मतलब कोई भी जलीय जीव, ठीक है, मतलब ये जलीय जीव, इसका क्या हो जाएगा? जल एक प्रकार का उसका माध्यम हो जाएगा कि जल के माध्यम से निषेचन होना, ठीक है। यह देखा गया है कि उनमें जो नर तथा मादा युग्मकों के बीच संलयन जो होता है वो शरीर के बाहर होता है। कैसे होता है ये भी बताएं कि जो अंडाणु होगा, शुक्राणु होगा, वो जल में, जल के माध्यम से तैरकर एक दूसरे से संलयित हो जाएगा और संलयित होने के बाद वो निषेचित हो जाएगा। नर तथा मादा सहजीवी के द्वारा विशाल संख्या में युग्मक निर्मुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मतलब युग्मक बनता बहुत बड़ा मात्रा में, लेकिन मिलना सिर्फ एक को एक से ही होता है, ठीक है। जो जल में संलयन कर निषेचित अंड का निर्माण करते हैं। अभी बताएं कि जल में वो एक तैरकर एक दूसरे से संलयित हो जाएंगे, संलयित होकर वो निषेचन कर लेंगे, निषेचन करने के बाद वो अंड का निर्माण करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को ही बाह्य निषेचन कहते हैं। इस विधि में भारी संख्या में संतानें पैदा होती है।
क्यों? क्योंकि जितना भी शुक्राणु और अंडाणु इंटरनल प्रोसेस में होता है ना जी, कि कैपेसिटी एक ही शुक्राणु जा सकता है ना, इंटरनल प्रोसेस होता है। लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नल है। जितना शुक्राणु भी रहेगा जल में, जितना अंडाणु भी रहेगा, वो एक दूसरे से संलयित हो सकता है। इसीलिए जो एक्सटर्नल होता है उसमें संतानें उत्पन्न क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, इसका नुकसान क्या होता है, कुछ इसकी हानियां भी है। ठीक है, इस विधि में नुकसान यह है कि अधिकांश निषेचित अंडे जो होते हैं तथा शिशु शिकारियों के शिकार होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। जल के अंदर क्या रहता है जी, सिर्फ मछली ही रहता है जल के अंदर। मेढक हो गया, डॉल्फिन हो गया, जो भी मतलब जलीय जीव जो भी होगा। ठीक है, तो जो शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वो शिकारियों के शिकार, यानी कि उसको वो क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, शुक्राणु नष्ट भी हो जाता है। वही है इसका नुकसान। बनेगा तो नुकसान ही होगा ना जी, कि उसको अपना भोजन के रूप में वो खा ले रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ नुकसान भी है। इंटरनल में ऐसा कुछ हो सकता है, जितना कैपेसिटी है बस उतना का ही मिलन होगा, फिर बाकी का जो है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आंतरिक निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। निषेचन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? ऐसा ही आप लोग खोजते हैं ना जी, एकदम आराम आराम से, एकदम एक एक वर्ड, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं आप लोग ना। हाँ, क्या बोला, आगे भी बढ़ाने? तो बायोलॉजी के भाषा में पढ़िए। ठीक है, देखिए आंतरिक निषेचन क्या, उसी तरीके से इसको भी पढ़ सकते हैं, बस इंटरेस्ट लाना चाहिए पढ़ाई में। बहुत सा क्या क्या बोलते रहता है जी, बहुत सारे स्थलीय जीव जैसे कि उच्च श्रेणी या फिर फंगस यानी कि फंजाई, बहुत सारे उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जो स्तनपान कराने के लिए सक्षम हो उसे स्तनधारी कहते हैं। सिंपली जो स्तनपान करवाते हो, ठीक है, उसको स्तनधारी जीव कहते हैं। तो ये सब क्या है, उच्च श्रेणी के जीव हैं। क्या है, उच्च श्रेणी के जीव हैं। जनरल कोटा है ना जी, जनरल कोटा वाले ही ना ऊपर चले जाते हैं। एवं अधिकतर पादप जैसे ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, ये सब क्या है, उच्च कोटि के पादप है। क्या है, उच्च कोटि के पादप है। क्या क्या है, रिपीट कीजिए तो। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसमें जो युग्मक होता है वो क्या होता है, संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। क्या हुआ, क्या हुआ जी, नींद आ रहा है? ये जब शरीर के भीतर जब युग्मक का संलयन होगा तो क्या होगा, आंतरिक निषेचन होगा। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि उच्च कोटि के जीवों में निषेचन की कौन सी विधि पाई जाती है, आंतरिक या बाह्य? तो आंसर क्या होगा, आंतरिक। डीएनए और जीव में क्या डिफरेंस है? डीएनए मतलब क्या होता है, अभी पढ़ रहे थे ना आप लोग, बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जी? ई कैसे याद था एकदम। डीऑक्सी नहीं बोलता, डायऑक्सी बोलता है, डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। बताइए, जीन नहीं बोली, क्या बोली आप, जीन बोली हैं? अच्छा बताइए, देखिए बता रहे, बताइए।
पढ़े थे ना, अभी आप लोग पढ़ रहे थे ना, डीएनए ही पढ़ रहे थे, बताइए।